दिनांक 23 मार्च 1929 को बेलगांव में दोपहर 4 बजे बेलगांव जिला बहिष्कृत वर्ग की सामाजिक परिषद आयोजित की गई थी। परिषद के नियोजित अध्यक्ष अस्पृश्य वर्ग के मशहूर नेता श्री सीताराम नामदेव शिवतरकर, श्री कोंडदेव श्रीराम खोलवडीकर के साथ 22 मार्च 1929 को 10:15 की मेल से बेलगांव आए। इस अवसर पर परिषद के स्वागताध्यक्ष श्री D.R. इंगले ने अस्पृश्य लोगों के साथ उनका स्वागत किया। अध्यक्ष का सम्मान कर उनके गले में फूलों का हार पहनाकर उनकी जयकार की गई। उसके बाद अच्छी तरह सजाई गई गाड़ी में बिठाकर श्री खोलवडीकर के साथ शहर के कलभाट रोड, लश्कर, हजाम गली, कंगराल गली, दरबार गली और चवौट गली से कर्नाटक बहिष्कृत छात्राश्रम बेलगांव तक अध्यक्ष शिवतरकर जी का जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर बैंड हुनर के बैंड वाले ने अपने बैंड वादन से लोगों का मन मोह लिया। जुलूस 11 बजे अस्पृश्यों के बोर्डिंग हाउस के पास पहुंचा। बाद में शाम 6 बजे श्री D.R. कांबले के घर अध्यक्ष आदि लोगों का चायपान का कार्यक्रम हुआ। शनिवार दिनांक 23 मार्च 1929 को परिषद के काम की बेलगांव के छात्र आश्रम की अमराई में दोपहर 4 बजे शुरुआत हुई। शुरुआत में ही विषय नियामक कमेटी ने बैठकर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। इस अवसर पर अस्पृश्य वर्ग के सुधार के लिए नियुक्त की गई स्टॉट कमेटी के सदस्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर सोलंकी, मैसर्स जानवेकर, देशपांडे, राव साहब चिकोडी, राव साहब थोरात तथा रा मराठे, रा गजेंद्र गडकर, नाडगौडा आदि बेलगांव के स्पृश्य नेता और रा कोंडदेव खोलवडीकर, दत्तोपंत पवार, डॉक्टर रमाकांत कांबले, रा यशवंतराव पोल और रामप्पा कांबले, धर्माना सांब्रानी आदि अस्पृश्यों के नेता उपस्थित थे। शुरुआत में इष्ट जन और अध्यक्ष के स्वागत के लिए गान हुआ। इस अवसर पर स्वागताध्यक्ष का विचारोत्तेजक, प्रतिपक्ष को मात देने वाला, खरी खरी सुनाने वाला भाषण हुआ। लोगों के मन पर इसका गहरा असर हुआ और उससे स्पृश्य लोगों को भी पाठ मिल सकता था। ऐसा लगा कि उन पर भी इस भाषण का असर हुआ। अध्यक्ष का भाषण पूरा होते ही स्टॉट कमेटी के सभी सदस्यों के साथ डॉक्टर अंबेडकर, सोलंकी, अय्यर और अध्यक्ष को चाय पार्टी दी गई और इसके पश्चात निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूर किया गया। प्रस्ताव पारित होने के बाद अस्पृश्य समाज के उद्धारक और नेता डॉक्टर अंबेडकर साहेब अध्यक्ष के अनुरोध पर तथा वहां उपस्थित लोगों के आग्रह के अनुसार बोलने के लिए उठकर खड़े हुए। उस वक्त तालियों की घनघोर गड़गड़ाहट हुई। उसके बाद उनके भाषण की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा, अध्यक्ष महोदय और सज्जनों, काफी समय हो रहा है, बरसात होने को है और आपकी मातृभाषा से मेरी मातृभाषा अलग है। भाषा अलग होने के कारण मेरे विचार आप तक पहुंचेंगे या नहीं इस बारे में भी मुझे शक है। इसलिए मैं अपना भाषण थोड़े में समेटने वाला हूं। हम जगह जगह सभा का आयोजन करते हैं, भाषण करते हैं, प्रस्ताव पारित करते हैं, बड़े बड़े वक्ताओं को लाकर उनके भाषण भी आयोजित करते हैं। हालांकि मेरा विचार है कि अस्पृश्यता खत्म करने का यह कोई ठीक मार्ग नहीं है। हम पर अन्याय, अत्याचार और जुल्म होते हैं, इस बारे में प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजे और अगर सरकार ने हमारी अस्पृश्यता नष्ट करने के लिए हमें सार्वजनिक कुएं, तालाब, चाय के होटल और मंदिर अगर कानूनन हमारे लिए खोले तब भी हमें ही उसे प्रत्यक्ष में हमें ही उसका अमल करना होगा। अगर हम यह नहीं कर पाए तो कानून भले कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उनसे कुछ फायदा नहीं होने वाला। हमें अपनी अस्पृश्यता खुद ही मिटानी होगी। उस हिसाब से हम जब बलवान और निडर होंगे तभी हमारी अस्पृश्यता नष्ट होगी। इसके लिए हमें बहुत कष्ट करने पड़ेंगे। अगर कभी ऐसी स्थितियां पैदा हों तो हो सकता है कि हमें स्पृश्यों के साथ हाथापाई भी करनी पड़े। इसके लिए हमें अपने अंदर हिम्मत रखनी होगी। मैं नहीं कहता कि यह गलत है, लेकिन हमारा समाज परावलंबी है। अस्पृश्य समाज के साथ सहयोगपूर्ण रवैये के बिना नहीं चलेगा। कई लोग पूछते हैं कि ऐसे बलवान समाज से असहयोग कर हमारी कैसे निभेगी। उनसे मेरा यही कहना है कि वे एक बात पक्की गांठ बांध लें कि आत्मनिर्भरता के मार्ग के अलावा अन्य सभी मार्ग घातक हैं और किसी काम के नहीं हैं, इसीलिए उन घातक मार्ग का अवलंबन नहीं किया जाना चाहिए। अस्पृश्य समाज में पैदा हुआ व्यक्ति भले कितना भी काबिल क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, सर्वगुण संपन्न क्यों न हो, उसके गुणों की केवल इस वजह से कद्र नहीं होती कि वह अस्पृश्य है। इसीलिए अपने हक प्रस्थापित करने के लिए हमले की नीति अपनानी होगी। इसे अपनाए बगैर कोई चारा नहीं। धक्कमपेल की वर्तमान स्थिति में ऐसी नीति अपनाए बगैर और कोई उपाय नहीं। अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पाने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है और वह है सरकारी सत्ता प्राप्त कर लेना। हमें चातुर्वर्ण्य की सीमा के बाहर रहना पड़ता है, तब भी चातुर्वर्ण्य की सीमा को लांघकर अगर अंदर प्रवेश पाना हो तो हमारे पास राजनीतिक सत्ता होना जरूरी है।
राजनीतिक सत्ता के बगैर समाज में हमारा वर्चस्व हासिल नहीं हो सकता। फिलहाल महाराष्ट्र में केवल ब्राह्मणों का ही इतना अधिक वर्चस्व क्यों है? इसकी और भी कई वजह हो सकती हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके हाथ में शक्तिशाली राजनीतिक सत्ता है, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। आजकल महाराष्ट्र के ब्राह्मणों की इतनी प्रभुसत्ता क्यों है? इस बारे में इतिहास में एक कहानी मशहूर है। पेशवा काल से पूर्व मेरे प्रांत में रहने वाला बालाजी विश्वनाथ और उसके चित्पावन ब्राह्मण जात भाई निष्कपट अवस्था में बेहद बुरी हालत में रहते थे। लेकिन जैसे ही उनके हाथ में राजनीतिक सत्ता आई, उस समाज को महाराष्ट्र में प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। उन लोगों ने सभी सत्ता में मुख्य पद हासिल कर लिया है। लेकिन आज अगर ब्राह्मण समाज को सरकारी नौकरी से बेदखल कर दिया जाए, तो ब्राह्मणों का प्रभुत्व खत्म हो जाएगा। अन्य प्रांतों में ब्राह्मणों का बिल्कुल प्रभुत्व नहीं है। गुजरात में ब्राह्मणों को पनिहारी और खानसामे के अलावा कोई महत्व नहीं है। संयुक्त और पंजाब प्रांत के ब्राह्मण यहाँ के महार और मांगों की तरह गीली रसोई पका पकाया भोजन मांगकर खाते हैं। कुल मिलाकर अपने अधिकारों को प्रस्थापित करने को लेकर या तो हमें हमला करने का या राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का मार्ग अपनाना होगा। इन्हीं दो मार्गों से हम अपनी अस्पृश्यता से निजात पा सकते हैं, अन्य समाज के साथ बराबरी का दर्जा पा सकते हैं। इतना कहकर और आपने मेरा भाषण शांति से सुना, इसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट कर मैं अपना भाषण पूरा करता हूँ। परिषद में जो प्रस्ताव पारित हुए उन पर मैसेज माने, वराले, आसोदे, इंगले, कोंडदेव, श्रीराम खोलवडीकर, कोल्हापुर के पोल और धारवाड़ के सांबरानी आदि प्रसिद्ध नेताओं ने अपने विचार प्रकट किए। उसके बाद सभी नेताओं को फूल मालाएं पहनाई गईं और गुलदस्ते अर्पण किए गए। इसी के साथ सभा का काम संपन्न हुआ। बेलगांव जिला बहिष्कृत वर्ग की सामाजिक परिषद पहले अधिवेशन में पारित किए गए प्रस्ताव। पहला प्रस्ताव, अस्पृश्यता के पालन को कानूनन अपराध घोषित किया जाए। ब, सरकारी सूची से जाति संबंधी कालम हटा दिए जाएं। दूसरा प्रस्ताव, किसी को भी जन्म के आधार पर श्रेष्ठ या निम्न न समझा जाए। वेद, शास्त्र, पुराण और अन्य धर्मग्रंथों में जन्म के आधार पर उच्च निम्न का प्रतिपादन किया जाता है, इसलिए इन धर्मग्रंथों के कथ्य का अधिकार न माने। ब, वर्णाश्रम धर्म ने हिंदू समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस प्रकार भेद किए हैं। इसीलिए यह परिषद वर्णाश्रम धर्म के घातक सिद्धांतों के प्रति निषेध व्यक्त करती है। साथ ही यह भी कहती है कि अपनी जाति या समाज का परिचय देने वाले शब्द अपने नामों के साथ न जोड़ें। सब राष्ट्र की प्रगति के लिए तथा समता की स्थापना के लिए अस्पृश्यता की परंपरा को तुरंत खत्म कर दिया जाना चाहिए। इसीलिए समाज या कानून के नजरिए से कोई भी जाति ऊंची अथवा निम्न नहीं समझी जाए। साथ ही सार्वजनिक स्थान पर आने जाने का अधिकार सबको मिले और उसका हर किसी को प्रयोग करना चाहिए। तीसरा प्रस्ताव, धार्मिक मामलों में सरकार के रवैये के कारण बहुजन समाज की अनगिनत लोगों को अपमान सहना पड़ रहा है। उनके सामाजिक अधिकारों का हनन हुआ है, उनकी सामाजिक उन्नति अवरुद्ध हुई है। इसलिए इससे आगे सरकार धार्मिक विषयों में अपनी तटस्थता की नीति छोड़ दे और बहुजन समाज की सामाजिक आज़ादी की रक्षा करने की कोशिश करें। उसी तरह इस बारे में समाज सुधारकों की ओर से प्रचलित कानून में बदलाव करें। चौथा प्रस्ताव, अब के बाद सरकार सभी निवेदित जमीनें उन लोगों को दे जिनकी माली हालत बेहद खराब होती है, और सबसे पहले ऐसी जमीनें अस्पृश्यों को दें। परिषद की राय में सरकार उन लोगों को जमीन के साथ कुछ रकम भी ग्रांट के रूप में देकर जमीन की देखभाल कर कृषि कर्म करने के लिए, इन जमीनों को खेती योग्य करने के लिए, उस पर हल चलाकर फसल लेने के लिए उन्हें प्रेरित करें और सरकारी नौकरियों में अस्पृश्य वर्गीय उम्मीदवारों को लेने की योजना बनाएं। ब, अन्य समाज के साक्षरता अनुपात की बराबरी में आने तक अस्पृश्य वर्ग के छात्रों के लिए हर जिले में 100 छात्रों के बोर्डिंग खोले जाएं। पांचवा प्रस्ताव, राय साहब पापना का बेटा नारायण की मृत्यु के बारे में यह सभा दुख व्यक्त करती है। सभा प्रार्थना करती है कि ईश्वर मृतात्मा को शांति दे। छठा प्रस्ताव, चमारों के व्यवसाय की हालत बहुत खस्ता होने के कारण उनको व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कक्षाएं चलाई जाएं। उस समाज के लोग सहकारिता के सिद्धांत के अनुसार चलाई जा रही संस्थाओं को सरकार भरपूर मदद दे, और इस परिषद की राय है कि उनमें से लायक बच्चों को सरकारी खर्चे से व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाए। सातवां प्रस्ताव, लड़के की उम्र जब तक 20 साल की नहीं होती और लड़की की उम्र जब तक 16 की नहीं होती तब तक उनकी शादी न कीजिए। ब, किसी भी जाति, वर्ग और समाज के महिला और पुरुषों को अंतरजातीय विवाह करने की पूरी आज़ादी हो। सब शादी और अन्य समारोहों में अस्पृश्य वर्ग कम समय लगाए और कम से कम खर्चा करे। साथ ही सभी विवाहों में एक खाना खिलाने से अधिक पैसा खर्च न करें।
और बचे हुए पैसों का इस्तेमाल अपने बच्चों की, लड़के और लड़कियों की शिक्षा पर करें। 8वां प्रस्ताव, जिस होटल में और ढाबे पर अस्पृश्य वर्ग को आने की मनाही होती है, ऐसे होटलों और ढाबों को शुरू करने की इजाजत सरकार न दी जाए। साथ ही रेलवे की मालिकियत रेलवे का अधिकारी वर्ग वाले होटलों और ढाबों में अस्पृश्य वर्ग के साथ समानता का बर्ताव किया जाता है, इस ओर ध्यान दें।